नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एसएसटी एलजीडी पाठशाला में। मैं रामदुल्ला सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 7 भूगोल का 5वां अध्याय, जिसका नाम है बिन पानी सब सुन। इस अध्याय से हम लोग टोटल 15% को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको चैनल में मिलता रहे, तो आप एसएसटी एलजीडी पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल के कौन कौन से स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, उसके उपयोग लिखिए। तो समझते हैं पहले कि जल के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं जल के स्रोत के बारे में। तो जल के मुख्य स्रोत है जिसमें है समुद्र और महासागर। समुद्र और महासागर जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है जल का। दूसरा है नदी, तीसरा झील, चौथा तालाब और पांचवा वर्षा और छठा भूमिगत जल। ये सभी हमारे क्या है, तो जल के स्रोत हैं। और जो भूमिगत जल है ये जमीन के नीचे पाई जाती है। ठीक है, यानी जमीन के नीचे का पानी जो होता है उसे बोलते हैं भूमिगत जल। तो ये 6 हमारे क्या हो गए, जल के स्रोत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो जल का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह समुद्र और महासागर। समुद्र और महासागर जल के सबसे बड़े स्रोत हैं। ठीक है, समुद्र यानी महासागर को ही हम लोग, महासागर जो है वही क्या है, हमारा समुद्र है। महासागर कितने होते हैं, 5 महासागर है। ठीक है, जिसमें आप जानते होंगे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, इस तरह कुल 5 महासागर होते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि जल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, जल का जो उपयोग होता है ये होता है खेतों में। जल का उपयोग हम लोग खेती में करते हैं। उसके बाद जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। जल का उपयोग जो है वो घरेलू कामों में किया जाता है, जैसे में नहाना हो या कपड़ा धोना हो। ठीक है, इन सभी कामों में जल का उपयोग किया जाता है। या बिजली बनाने में हो। ठीक है, बिजली बनाने में भी हम जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, या उद्योग हो गया, इन सभी में हम लोग जल का उपयोग करते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये रहा जल, जल के स्रोत। जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है और जल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, समझते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, हम लिखेंगे कि जमीन जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए हम लोग निम्न काम करेंगे। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो बारिश बारिश के पानी को जमीन में सूखने देना है। जब बारिश का पानी हो, इस बारिश के पानी को जमीन में सूखने देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा भूमि जल स्तर बना रहेगा। यानी वाटर हार्वेस्टिंग। पेड़ लगाने से क्या होता है कि जमीन हमारा पानी जो है तो जमीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाइपों की लीक को बंद करना। पाइपों की लीक को क्या करना है, बंद करना। पाइपों की लीक को बंद करना। और जरूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग न करना। जरूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग न करना। इससे क्या होगा, पानी का हमको देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं एक शर्ट खींचना है, ठीक है, उसमें 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी एक शर्ट खींचने में बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो कपड़ा खींचने में सबसे ज़्यादा पानी लोग बर्बाद करते हैं। तो पानी उतना ही यूज करना है जितना आवश्यकता हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति। ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाना चाहिए, जहाँ क्या होता है कि पानी सीधा पौधे के जड़ों में पहुँचा दिया जाता है। जितनी भी फसल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ड्रिप ड्रिप सिंचाई क्या होता है ना, कि जहाँ पे पौधे लगा हुआ है तो पौधे जो जड़ है, डायरेक्ट जड़ के पास क्या जाएगा, पानी जाएगा। आसपास में इधर-उधर पानी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन देखते क्या है, बोरिंग समझते हैं आप लोग, बोरिंग। तो बोरिंग को चालू कर दिया जाता है और उस बोरिंग से क्या है, पूरे खेत में पानी पटाया जाता है। जिससे क्या है, पूरे तरीके से पूरे खेत में पानी पड़ता है और कुछ पानी की लेवल ज़्यादा भी हो जाता है। इससे क्या, इससे भी पानी क्या है, बर्बादी होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपने दैनिक जीवन में जल का कहाँ कहाँ और कितना उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। इनमें कहाँ कहाँ मितव्ययता मतलब बचत बरतकर इस उपयोग को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि जैसे जल का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, जल का स्थान, फिर जल की मात्रा हम लोग कितना उपयोग करते हैं, फिर कैसे हम लोग उस पानी को बचाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, हम लोग पानी का उपयोग कहाँ करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं। उसका मात्रा क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में हम लोग पानी पीने का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें पानी को कैसे बचाना है, तो पानी को बचाने के लिए गिलास में ज़रूरत के अनुसार पानी लेना है। गिलास में ज़रूरत के अनुसार ही पानी लेना है। वैसे क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, गाँव में देखिएगा, तो मोटर चालू कर लेते हैं और मोटर चालू करने के बाद पाइप से लेकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, आधा पानी पीते हैं और आधा पानी गिर रहा है। इससे क्या, उससे पानी क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। तो पानी को बचाने के लिए गिलास में रखकर जितना हमें पीना है उतना ही पियेंगे। ठीक है, उतना ही पानी लेंगे। आइए बात करते हैं आगे। पानी का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, नहाने में। पानी का उपयोग हम लोग नहाने में करते हैं।
और पानी क्या होता है, बहुत मात्रा में होता है। ठीक है, जल की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए हम पानी को कैसे बचाएंगे, तो पानी को बचाने के लिए हम लोग बाल्टी से नहाएंगे। ठीक है, बाल्टी से नहाएंगे, उससे क्या होगा, पानी बचेगा। चलिए आगे और बात करते हैं, इसमें कुछ और भी है, चलिए इसको बात करते हैं। पहले देखिए, जैसे आगे बर्तन धोने में आगे हम पानी का उपयोग हम लोग क्या करते, किसमें करते हैं, तो बर्तन धोने में भी करते हैं। और इसमें जल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए इसको कैसे बचाएंगे, तो नल को बंद कर बर्तन धोना है, नल को बंद करके बर्तन धोना। ठीक है, उसके बाद आगे उपयोग देखते हैं कि कपड़े धोने में जल की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसे कैसे बचा सकते हैं जल को, तो मशीन का सही उपयोग करना, इससे क्या होगा, हमारा जल की बचत होगा। आगे बात करते हैं इसका उपयोग जो हम लोग गाड़ी धोने में करते हैं, जल का उपयोग गाड़ी धोने में करते हैं, इसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन इसका बचा कैसे सकते हैं, तो पानी बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाल्टी में पानी भरकर गाड़ी को धोएंगे। ठीक है, और पाइप का कम इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा, पानी की बचत होगी। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्य पुस्तक एक पृष्ठ संख्या 40 पर दिए गए हैं चित्रों में से कौन कौन सी आदत सही है और कौन कौन सी आदत गलत है, और गलत है तो क्यों है, ये मुझे बताना है। ठीक है, आपके पास तो किताब होगा ना, उस किताब में देखिएगा, जो क्लास 7 हमारी दुनिया की पुस्तक है, हमारी दुनिया। ठीक है, उसमें देखिएगा पेज नंबर 40 में देखिएगा, तो कुछ पिक्चर दिखाया गया होगा, उस पिक्चर में देखकर आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो सही आदत क्या है, तो सही आदत बात करेंगे कि टपकते नल को बंद करना, जो पानी टप टप गिर रहा है तो उस नल को क्या करना है, बंद करना। ठीक है, सही आदत है। पाइप से बहते पानी को रोकना, ये भी क्या है, सही आदत है। पानी को साफ रखने की कोशिश करना, ये भी क्या है, हमारी सही आदत है। ठीक है, अब बात करते हैं गलत आदत क्या है, तो गलत आदत क्या है, तो नल खुला छोड़ देना, इससे क्या होगा, पानी की बर्बादी होगा। तो क्या है, गलत आदत है। पाइप से गाड़ी धोना, ये भी क्या है, गलत आदत है। और गंदा पानी बहने देना, ठीक, गंदा पानी बहने देना, ये भी क्या है, हमारा गलत आदत में आएगा। ठीक है, और इसमें बात करते हैं, पूछा गया क्यों, तो क्योंकि गलत आदतों से पानी क्या होती है, बर्बाद होती है। गलत आदत से पानी बर्बाद होती है और सही आदत से पानी की बचत होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके घर में दिनों तक पानी न रहे तो सोचिए और सूची बनाइए कि आप क्या क्या परेशानी होगी। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपके घर में दिन भर पानी न रहे। ठीक है, आपके घर में दिनों तक पानी न रहे तो सोचिए और सूची बनाइए कि आपको क्या क्या परेशानी होगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर क्या होगा। तो एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे परेशानी का क्षेत्र, क्या क्या परेशानी होगी, और दूसरी समस्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। पहली बात, इस परेशानी क्या होगी, तो परेशानी होगी पीने की पानी नहीं मिलेगी। अगर पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, अगर गंदे पानी रखा हुआ है, उस पानी को पियेंगे तो क्या होंगे, बीमारियां हो सकती है, यानी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या परेशानी होगी, खाना सही से नहीं बना पाएंगे, पानी नहीं रहेगा तो खाना बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, मतलब ये समस्या क्या संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नहाना और सफाई करना। ठीक है, नहाना और साफ सफाई कैसे, अगर पानी नहीं रहेगा तो नहा नहीं पाएंगे और साफ सफाई नहीं होगा, तो साफ सफाई नहीं होगा तो क्या होगा, गंदगी बढ़ेगी। क्लियर है। ठीक है, आइए बात करते हैं शौचालय के बारे में। जब पानी नहीं रहेगा तो शौचालय के लिए क्या होगा, उसमें भी परेशानी होगी। ठीक है, तो शौचालय की परेशानी हो जाएगा हमको, उसमें क्या होगा, बदबू और बीमारी बढ़ेगी पानी कमी कारण। और कपड़े और बर्तन धोने में क्या होगी, परेशानी आएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगी कि गंदगी बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, जल के वितरण को स्पष्ट कीजिए, जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जल के वितरण को स्पष्ट कीजिए, जल का संरक्षण आवश्यक क्यों है। उत्तर में लिखेंगे, जल का वितरण असमान है। जल का वितरण क्या है, असमान है, क्योंकि देखिए आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में देख लीजिए कुछ ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या है, पानी की बहुत ही मात्रा में, बहुत दिन रात पानी होती है। ठीक है, हमेशा पानी होती रहती है। लेकिन इंडिया कुछ ऐसा भाग है जहाँ पे पानी की हालत है, ठीक है, पानी है ही नहीं, बहुत ही पानी की कमी है वहाँ पे। जैसे राजस्थान को ले लीजिए, राजस्थान भारत का ऐसा जगह है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। रेगिस्तान एरिया में ले लीजिए, ठीक है, आप पानी चाहिए, आपको भरपूर मात्रा में पानी चाहिए, तो चले जाइए आप यहाँ पे मेघालय में, हमेशा पानी होती रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं
जल का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में बहुत पानी है, कुछ क्षेत्रों में बहुत पानी है, जैसे हिमालय क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पानी बहुत ही कम है, जैसे राजस्थान में। ठीक है, आप पूछा गया है कि बताइए जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो लिखेंगे कि जल का संरक्षण आवश्यक इसलिए है क्योंकि जल क्या है, सीमित है। जल क्या है, सीमित है। एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हम जल को नहीं बना सकते हैं। जल क्या है, सीमित है। सब जगह समान रूप से उपलब्ध है, सभी जगह पे समान रूप से जल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आप चले जाइए मेघालय में, वहाँ क्या है, दिन रात पानी होती रहती है। सबसे अधिक पानी कहाँ होती है, मेघालय में, भारत में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान में होती है। ठीक है, आप लोगों ने हमारा जो पहला लेक्चर जो था इस अध्याय का पहला अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जीवन के लिए अनिवार्य है। जल क्या है, जीवन के लिए अनिवार्य है। क्लियर है। भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित जल चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या है, जल को बचाना अति आवश्यक है। क्लियर है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमुख महासागरों के नाम लिखकर विश्व के नक्शे पर दर्शाइए। जितने भी महासागर है उन सभी महासागर का नाम लिखना है। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व में कुल ऐसे तो 4 महासागर है, लेकिन एक और हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो टोटल हो गया 5 महासागर। वो है हमारा दक्षिण महासागर। ठीक है, दक्षिण महासागर को ऐड कर देंगे तो हो जाता है टोटल 5 महासागर। ठीक है, तो विश्व में कुल कितने महासागर है, 5 महासागर। कौन कौन से है, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और 5वां दक्षिणी महासागर। ठीक है बच्चों, देखिए अगर इंग्लिश में बात करें कि प्रशांत महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्रशांत महासागर को इंग्लिश बोलते हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक को बोलते हैं एटलांटिक ओशन, हिंद महासागर को इंडियन ओशन बोलते हैं, आर्कटिक महासागर को आर्कटिक ओशन बोलते हैं और दक्षिणी महासागर को साउथर्न ओशन कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, एकमात्र महासागर है, विश्व का एकमात्र महासागर है जो भारत के नाम पर है। ठीक है, भारत के नाम पर है, वो है इंडियन ओशन। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मीठे पानी के झीलें कहाँ कहाँ है, नाम सहित लिखिए। भारत में मीठे पानी का झील कहाँ कहाँ है, उन सभी का नाम सहित लिखना है। आइए बात करते हैं। भारत में जो है पहला झील हो गया वुलर झील। वुलर झील है ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। ये कैसे झील है, तो मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का मतलब होता है कि उस पानी को हम पी सकते हैं। ठीक है, शुद्ध जल है, मीठे पानी का झील है। ठीक है, उसके बाद है लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है बच्चों, ये है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है, तो ये हो गया आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में जो झील है आपका लोकटक झील, ये भी मीठे पानी का झील है। तीसरा है चिल्का झील। जो चिल्का झील है बच्चों ये है ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ हो गया, ओडिशा में। और ये थोड़ा खड़े पानी का झील है। खड़े पानी का झील, खड़े जो समुद्र पानी है ना, समुद्र पानी कैसा होता है, खरा होता है। खरा कहने मतलब नमकीन पानी होता है, नमक मात्रा अधिक होता है। ठीक है, तो उस पानी को हम नहीं पी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश भी है जो समुद्र के पानी को जो है वो पीना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो आप बताइए, कमेंट में बताइए वह कौन सा देश है जो समुद्र के पानी को पीता है। ठीक है, वह कौन सा देश है जो समुद्र के पानी को रिफाइनिंग कर ठीक है वो पीना शुरू कर दिया है। उस देश का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया था कि समुद्र में विश्व में वह कौन कौन सा देश है जो समुद्र का जल पीता है। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नैनीताल झील। नैनीताल झील, ये जो नैनीताल झील है ये आपका उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में है, और कैसे पानी का झील है, ये भी आपको मीठे पानी का झील है नैनीताल। उसके बाद है 5वां झील सांभर झील है। ये सांभर झील है, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। ठीक है, और राजस्थान में है तो राजस्थान में क्या अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण भी कहा है खारा पानी है। ठीक है, ये भी खारा पानी है, खारा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा क्या है और ये किस प्रकार उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे समुद्र पानी है, देखे होंगे आप लोग समुद्र पानी क्या होता है कि समुद्र कभी एक बार पानी आती है फिर से वापस चली जाती है। ठीक है, जो पानी आती है ना उसे बोलते हैं ज्वार, और जो पानी वापस चली जाती है उसे बोलते हैं भाटा। ठीक है, यानी कहेंगे कि ज्वार भाटा समुद्र के पानी के ऊपर नीचे
होना है। ठीक है, पानी का जो ऊपर नीचे होता है ना, इसे क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पानी आगे पीछे जो होती है, पानी समुद्र में पानी आती है फिर जाती है, ये कारण क्या है? इसका क्या कारण है कि पानी आती है फिर वापस चली जाती है? तो होता क्या है कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह ज्वार भाटा आती रहती है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है कि जल वापस जाती है फिर वापस चली जाती है, जाती है फिर चली जाती है। अब इसको समझिए कि जो जाती है वो किसके कारण जाती है, फिर जल वापस आती है तो किसके कारण जल वापस आती है? ठीक है, जैसे देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जब पृथ्वी के पास होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के पास होता है तो उसमें क्या होता है? ज्वार होता है। ज्वार का मतलब क्या होता है कि पानी ऊपर आता है। ठीक है, पानी क्या आता है? ऊपर आती है। इसका मतलब क्या है कि वह ज्वार है। मतलब याद रखिएगा कि चंद्रमा जब पृथ्वी के पास होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के पास होता है तो समुद्र में क्या आता है? ज्वार आता है, मतलब पानी ऊपर की ओर आती है। ठीक है, और जब चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर होता है तो समुद्र में भाटा होती है। भाटा इट मीन्स पानी की क्या होता है? पानी को नीचे की तरफ ले जाता है। ठीक है, पानी के नीचे की तरफ मतलब वापस पानी को ले जाता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज्वार क्या है और भाटा क्या है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ज्वार का मतलब क्या है? जो जल जो है, समुद्र का पानी जो बाहर की तरफ आती है, ठीक है, वो हमारा ज्वार हो गया, और फिर वो पानी वापस चला गया तो क्या हो गया? भाटा हो गया। ठीक है, मतलब जब चंद्रमा जब पृथ्वी के पास होता है तो ज्वार होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो भाटा होती है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 है, जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र किसे कहते हैं? आइए समझते हैं पहले जल चक्र। आप लोग देखिए एक बार समझिए बात को कि जो जल चक्र है, ठीक है, ये जल चक्र है क्या? तो आप लोग जानते हैं कि क्या है ना, जो समुद्र का पानी होता है, ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है जल पे तो जल क्या होता है? गर्म हो जाती है। पानी क्या हो जाती है? गर्म होती है। जब गर्म होने से क्या बनाती है? वाष्प बनाती है। और वाष्प बनाने के बाद जो है वो जल क्या करती है? वो बादल बनाती है। बादल बनाने के बाद वो बादल क्या करती है? कहीं ना कहीं जाकर बारिश करवा देती है। अब बारिश कराने के बाद जो पानी पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर आने के बाद पानी क्या है? वह जमीन के अंदर सूख लेती है। और सूख के पानी क्या करती है? फिर से जहाँ पर पानी था समुद्र में, फिर से पानी वहीं पर आ गया। ठीक है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि जब जब जल वाष्प बनकर जब जल वाष्प बनकर बादल बन जाता है, फिर वर्षा के रूप में गिराता है, और नदियों से होकर वापस जल जो है वो समुद्र में चला जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि जो जल था, ठीक है, जल क्या हुआ? गर्म होकर वाष्प बनाया, वाष्प बनाने के बाद बादल बनाया। अब बादल बनाकर क्या किया? कहीं ना कहीं जाकर वर्षा करा दिया। अब वर्षा कराने के बाद जो है वही जो जल आया पृथ्वी पे, तो क्या हुआ? खेत और नली के द्वारा क्या हुआ? फिर से वो पानी समुद्र में चला गया। ठीक है, इसी प्रक्रिया को जो है वह जल चक्र कहते हैं, यानी वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र के जल में तैरना मुश्किल क्यों होता है? समुद्र के जल में तैरना मुश्किल क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि भाई गंगा के जल में या नदी पोखर में हम तैर लेते हैं, बट समुद्र जल में तैरना मुश्किल होता है? देखिए होता क्या है ना, चलिए भाई समझते हैं ऐसा क्या कारण है। समझते हैं पहले इसको। समुद्र के जल में तैरना मुश्किल इसलिए है क्योंकि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे वह भारी हो जाता है। जिससे क्या होता है? पानी भारी हो जाती है, और भारी पानी में शरीर को संतुलित रखना कठिन हो जाता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस बात को लिख देंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्र का जल खारा होता है क्यों? जो समुद्र का जल है वह खारा होता है क्यों? जैसे क्या लिखेंगे? क्योंकि नदियां जब पहाड़ों से बहती है तो वो अपने साथ खनिज और नमक लेकर समुद्र में ले जाती है। क्योंकि नदियां जब पहाड़ों से बहती है तो वे अपने साथ खनिज और नमक लेकर समुद्र में ले जाती है। इसी कारण क्या है कि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। जिसमें क्या हो गया कि जितने भी नदी का पानी है, नदी के पानी और नदी में क्या होता है कि हम लोग खाद देते हैं, और जो खेत है, ठीक है, खेत में क्या हम लोग खाद देते हैं, खेतों में जो पानी है, ठीक, कहाँ गया? फिर से चला गया, यूरिया लेकर चला गया समुद्र में। ठीक है, तो समुद्र में चला गया तो ये क्या है? धीरे धीरे क्या करेगा? पानी को
खारा बना देगा, यानी नमकीन पानी बना देगा, जिसके कारण क्या होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूगर्भीय जल स्तर में कमी क्यों आ रही है। मतलब जो हमारा भूमिगत जल है, इस जल में कमी क्यों आ रही है। ठीक है, भूगत जल या भूमिगत, ठीक है, भूमिगत जो जल स्तर है इसमें कमी क्यों आ रही है, तो हम लिखेंगे कि अधिक मात्रा में बोरिंग करके पानी निकालना। क्या करते हैं ना, बोरिंग जो होता है, बोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में जल निकालते हैं, भूमि के अंदर से अधिक मात्रा में जल निकालते हैं और खेत में पटाते हैं, पानी पटाते हैं ना। वर्षा वर्षा जल का संग्रह न करना, मतलब वर्षा जो जल है, जो बारिश होती है, उस पानी को नहीं बचा कर रखते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या आ रही है, भूस्थल में जल की कमी हो रही है, पेड़ पौधे की कमी हो रही है, पेड़ पौधे काट रहे हैं जिसके कारण ये हो रही है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि नदियों की सफाई नहीं होना, नदियों की सफाई न होना, जिसके कारण क्या है कि भूमिगत जल स्तर की कमी हो रही है, उसमें पानी कमी आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, मतलब जल को कैसे बचाएं। ठीक है, अब देखिए वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, तो जो घर होता है ना हमारा, तो घर की जो छत से बहने वाली जो पाइप होती है, उस पाइप को दोबारा क्या करेंगे, पाइप के द्वारा जो है वो टंकी या जमीन में पहुंचाएंगे। ठीक है, जो हमारा छत का पानी है, ठीक है, उसको क्या करेंगे ना, उसे पाइप को जो छत पर से लेके आएंगे और पाइप द्वारा क्या करेंगे, उसे जमीन के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा वाटर हार्वेस्टिंग होते रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, सोख्ता बनवाएंगे। सोख्ता इट मीन्स सोख्ता, गड्ढा और पिंड, पिंड बोलते हैं सोख्ता गड्ढा बनाएंगे, इसे भी क्या है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग होगा। वर्षा जल को रोकने के लिए तालाब, डैम बनवाएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस अध्याय का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, इसके बाद इसी से रिलेटेड हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस अध्याय से, इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग बहुत ही गौर से और बहुत ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, जब उस वीडियो को लेकर आएंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। आइए, और इसके साथ में आप लोग लिखते चलेंगे, आप सभी लोग लिख लेंगे इसको और लिखकर आप लोग याद भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आपसे कहते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आपसे कहते हैं कि पानी बचाइए, अगर आप उनकी बात मानेंगे तो क्या करें, क्यों। ठीक है, बस समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन कि क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आपसे कहते हैं कि पानी बचाइए, अगर आप पानी बचाते हैं, उनकी बात मानेंगे तो क्यों बात मानेंगे, बताइए। उत्तर में लिखेंगे कि पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, पानी जो है हमारे जीवन के लिए जरूरी है। उसके बाद आगे लिखेंगे कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पानी की बचत करे, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पानी की वह बचत करे। उसके आगे लिखेंगे कि सचिन जैसे महान खिलाड़ी समाज में अच्छा संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो जल संरक्षण से हमें आने वाली पीढ़ी से भी सुरक्षित जीवन दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर रहा टोटल 50 प्रश्न, जो आपकी जो किताब है, आपकी बुक है, ठीक है, उस बुक में टोटल आपका पहले जो था उसमें 8 प्रश्न था। ठीक है, उस 8 प्रश्न हमने देखा, और उससे रिलेटेड जो है ना, दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर किया था। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये आज का तीसरा वीडियो हमारा है। ठीक है, इसमें आपका टोटल जो आपको बुक में क्वेश्चन दिया गया था 15 प्रश्न। ठीक है, इन सभी 15 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो इस चैनल पर आता रहे तो आप SST अभिजीत पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।